हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 शांति से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स हल करेंगे और उन्हें अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब क्लास शुरू करते हैं। शांति। शांति का अर्थ है सामान्य। शांति का अर्थ युद्ध न होने से लिया जाता है। दो देशों के बीच हथियारों के साथ आमना सामना होना युद्ध कहलाता है, जबकि रवांडा या बोस्निया में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन शांति का अभाव था। अब प्रस्तुत कथन से आप क्या समझते हैं? शांति अर्थात बिल्कुल चुप्पी या फिर चारों तरफ युद्ध न होना, या दो देशों के बीच जो युद्ध होता है उस वैसी स्थिति का न बनना ही शांति है। शांति को हम इन संघर्षों के अभाव के रूप में देख सकते हैं, जैसे संघर्ष न होना, जाति, वर्ग, लिंग, उपनिवेशवादी, सांप्रदायिक किसी भी प्रकार का संघर्ष न होना ही शांति कहलाता है। अब शांति का दूसरा रूप है अहिंसा। अब अहिंसा से आप क्या समझते हैं? अहिंसा का तात्पर्य है पृथ्वी पर किसी भी चीज को विचार, शब्द या कर्म से घायल नहीं करना है, लेकिन कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए बल का उपयोग करना आवश्यक होता है, लेकिन युद्ध केवल अंतिम उपाय होना चाहिए। अब अहिंसा से आप क्या समझते हैं? मतलब अहिंसा ऐसी होनी चाहिए, मतलब हम किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु या फिर किसी देश वगैरह उनके प्रति हमारी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम हमारे शब्दों या हमारे कर्मों से वे लोग घायल नहीं हो, तो वहां अहिंसा की उत्पत्ति होती है। लेकिन कभी कभी अहिंसा बनाए रखने के लिए अर्थात शांति बनाए रखने के लिए बल का उपयोग भी करना आवश्यक होता है, लेकिन इसके लिए युद्ध केवल अंतिम उपाय होना चाहिए। अब संरचनात्मक हिंसा। अब हिंसा से क्या समझते हैं? हमारे सामाजिक संरचना से उत्पन्न हिंसा को संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है, जैसे जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, आतंकवाद और सांप्रदायिकता। तो ये सभी विचारधाराएं हिंसा को जन्म देती हैं। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। अब संरचनात्मक हिंसा हमें किन किन रूपों में प्रकट होती है, तो ये हम निम्न विवरण से समझेंगे। पहले है जातीय दंगे। भारत में छुआछूत की समाप्ति की साथ ही जाति प्रथा से जुड़े बहुत से विशेषाधिकार एक एक करके लुप्त हो गए। बाद में जमींदारी उन्मूलन किए जाने से मंझोली जातियों के किसान भी इतने सब हो गए कि वे जो पहले दबंग जातियां होती थी उनके नेतृत्व को चुनौती देने लगे। और जातीय दंगों से आप क्या समझते हैं? मतलब एक दूसरे के साथ छुआछूत करना या फिर उनसे जुड़े जो विशेषाधिकार हैं उनकी मतलब उनको समाप्त कर देना, तो इसके कारण मतलब जातीय दंगे उत्पन्न होते हैं। नस्लवाद। नस्लवाद के मूल में यह भावना रही है कि कुछ जातियां या नस्लें प्रकृति से ही श्रेष्ठ हैं और उन्हें अन्य नस्लों को दबाकर रखने का पूरा अधिकार है। नस्लवाद जर्मनी में नाजीवाद और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के रूप में प्रकट हुआ है। जातिगत व्यवस्था पर आधारित। कुछ खास समूह व जातियों को अस्पृश्य मानकर व्यवहार करना, जिसे कानून बनाकर संविधान के आधार पर समाप्त करने का प्रयास किया गया है। पितृसत्ता के आधार पर आधारित। ऐसे समाजों में स्त्रियों को अधीन बनाकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, अपर्याप्त पोषण, दहेज आदि के रूप में इसे हम परिणति देख सकते हैं। उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद यूं तो समाप्त हो गया है, परंतु अस्तित्व आज भी कायम है। इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ फिलिस्तीनी संघर्ष, यूरोपीय देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों का शोषण आदि इसके उदाहरण हैं। रंग भेद, सांप्रदायिकता और नस्ल आधारित समूह आज भी देखे जा सकते हैं, अर्थात हिटलर से लेकर आज तक के जितने भी उदाहरण हैं वे सभी सांप्रदायिकता के उदाहरण हैं। हिंसा व भेदभाव का प्रभाव व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक व शारीरिक दोनों स्थितियों पर पड़ता है। हिंसा को समाप्त करने के तरीके। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संगठन की स्थापना का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार व्यवस्था के विकास द्वारा राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना और विश्व में
शांति व सुरक्षा स्थापित करना, क्योंकि युद्ध मानव के मस्तिष्क में शांति की अवधारणा विकसित होनी चाहिए। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? यूं तो हिंसा अपने पीछे मौत एवं बर्बादी की श्रृंखला छोड़ जाती है, परंतु फिर भी योजनाबद्ध तरीके में सहायक होता है। जैसे गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला आदि के उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये लोग शांति को, हिंसावादी विचारधारा के बीच भी शांति को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इनकी विचारधारा। शांति और राज्य सत्ता से आप क्या समझते हैं? हर राज्य अपने को पूर्णतः एवं सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। शांति के लिए स्वयं को बृहत्तर मानवता के रूप में देखना होगा। नागरिकों पर बल प्रयोग को रोकना होगा। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के द्वारा ही यह संभव है। अर्थात शांति तभी स्थापित हो सकती है जब हम राज्य को एक सर्वोच्च इकाई के रूप में देखेंगे और सभी व्यक्तियों के बीच में मानवता को स्पष्टतः देखना होगा और नागरिकों पर बल प्रयोग को भी रोकना होगा। यही लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के द्वारा ही संभव है। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके: राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देना, उनकी संप्रभुता का आदर करना, राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंदिता का कम कर, आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, निशस्त्रीकरण को अपनाकर। तो ये जो जितने भी नियम है, पॉइंट है, उन सभी को अपनाकर हम शांति कायम कर सकते हैं। अब शांति स्थापना के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पहला है दबंग राष्ट्रों को प्रभावपूर्ण प्रदर्शन, इराक में अमेरिका का दखल, आतंकवाद का स्वार्थपूर्ण आचरण, इन ताकतों द्वारा जैविक रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप न होना, गोरिल्ला युद्ध 1994 में तुत्सी लोगों का मारा जाना, रवांडा में खून खराबा पर कोई कदम नहीं उठाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप है जो कि शांति स्थापना के बीच एक बहुत बड़ा अवरोध है। आणविक हथियारों पर पाबंदी वाले क्षेत्र, इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आणविक हथियारों पर पाबंदी। ऐसे 6 क्षेत्र हैं। पहला है दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया, चौथा है अफ्रीका, पांचवा है दक्षिण प्रशांत क्षेत्र और छठा है मंगोलिया। समकालीन विश्व में शांति को प्राथमिकता दी जा रही है। शांति अध्ययन नामक ज्ञान की एक नई शाखा का भी सृजन हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र संगठन, तो ये एक ऐसा संगठन है जो एक शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जिसका निर्माण किया गया और जिसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद की गई थी। यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित की है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि यूएनओ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके कौन कौन से सदस्य हैं और कौन कौन से इसके संगठन है, इसके अंदर कौन सी जो महासभा है, एक सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये सभी जितने भी इसके संस्थान हैं उन सभी के जरिए विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को फैलाने में लीबिया, सूडान और अफगानिस्तान की भूमिका से निपटने के लिए विश्व समुदाय द्वारा अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर को हुआ हमला आज तक की सबसे अधिक विनाशकारी आतंकवादी घटना थी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान में सभी देशों को पूरी तरह से सहयोग देने की अपील की। तो ये तो आपको सभी को पता है कि 11 सितंबर 2003 को उसमें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और उस हमले की अभी थोड़े दिन पहले इस पे इसकी पुण्यतिथि बरसी भी मनाई गई थी। तो ये सब ये सभी आतंकवादी गतिविधियों के परिणाम है और इन सब पर रोक लगाने के लिए आप सभी से समस्त विश्व से अपील की थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। शांति और राज्य सत्ता, हमारे समाज में सुव्यवस्था और सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक शक्ति तंत्र की आवश्यकता है जिसे राज्य कहते हैं।
आधुनिक राज्य अनेक कार्य करता है, जैसे राजनीतिक, नागरिकों का जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करना, प्रकृति आपदाओं की स्थिति में लोगों को राहत प्रदान करता है, विदेशी आक्रमण के दौरान नागरिकों के जान माल की रक्षा और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करता है, तथा कला और विज्ञान की प्रगति व लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उचित अवसर जुटाता है। तो शांति स्थापित करने के लिए एक राज्य का होना जरूरी है और राज्य के अंदर सत्ता भी होनी अति आवश्यक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।